खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी इजराइल और फ़लस्तीन की जंग और मौजूदा सूरत हाल की। और इस बीच इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है कि हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार को भी शहीद कर दिया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म की तरफ से दावा किया गया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार के मुतल्लिक, जो काफ़ी वक्त से इजराइल के मुताबिक उनसे दूर थे, और इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से मोहम्मद सिनवार के आज शहादत के दावे पर हमास की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। लेकिन आप सबको याद होगा कि गजा की इस जंग के दरमियान मोहम्मद सिनवार गुज़श्ता साल इजरायली फ़ौज के हाथों अपने भाई याहिया सिनवार की शहादत के बाद नए सरबराह बने थे। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि मोहम्मद अल सिनवार की शहादत का वाक़या किस इलाके में और किस तरह पेश आया। इजरायली हुकूमत ने भी ताहाल मोहम्मद सिनवार की शहादत की तस्दीक अमल के तौर पर पूरा होने से मुतल्लिक कोई दावा नहीं किया है। हमास की जानिब से अब तक अपने सरबराह के इजरायली हमले में शहादत की खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं हुई है, अभी तक खामोशी है। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि यह पहली बार नहीं हुआ जब इजराइल की जानिब से मोहम्मद सिनवार के मारने का दावा किया जा रहा या इस तरह की कोई बात सामने रखी गई। इससे कबल भी किए गए तमाम दावे गलत साबित हुए। इससे कबल 2014 में मोहम्मद अल सिनवार पर इजराइल ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि हमास के रहनुमा ने अपनी मौत की खबर खुद चलवाई ताकि फौजी कार्रवाइयों से बच सके। आज इस तरीके से फिर कार्रवाई के मुतल्लिक इजरायली वज़ीर आज़म ने दावा किया है। याहिया सिनवार के छोटे भाई उनकी हलाकत के बाद वो गजा के अंदर हमास का पूरा निज़ाम देख रहे थे और मुसलसल उनके पीछे अफवाज काफ़ी वक्त से लगी हुई थी। अब उनकी शहादत की तस्दीक की जा रही है, लेकिन अभी हतमी बयान या ऑफिशियल कोई वर्जन हमास की जानिब से नहीं आया। ना तरदीद की गई खबर की, ना तस्दीक की गई। ताहम ये बताया जाता है कि गुज़श्ता दिनों में जो शदीद किस्म की बमबारी हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो लाशें बरामद हुई हैं एक टनल से, वहाँ सिनवार की लाश भी बरामद हुई है, मगर हमास का भी बयान सामने आना बाकी है। इस सिलसिले में इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए बड़ा दिन कल, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी या खराब हालात के बीच एक बार फिर से सरहदी इलाकों में मॉक ड्रिल करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। इसके इनेकाद के लिए तैयारियां की गई हैं। जंगी हालात में खुद को बचाने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर अचानक से पाकिस्तान से मुल्का रियासतों में कल शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल होगी, अहकाम जारी कर दिए हैं। मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में की जाएगी। इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और सोशल मीडिया जैसी या व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप्स में जो खबरें आती हैं, ऐसी खबरों या अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा दिया गया है जो तस्दीक शुदा नहीं है। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान से लगने वाली रियासतों, जिनमें जम्मू कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर, राजस्थान और गुजरात में भी मॉक ड्रिल का हुक्म दिया गया है। 3300 किलोमीटर के आसपास ये पूरी सरहद बनती है और इस पूरे इलाके के अंदर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3300 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहद है। ऑपरेशन सिंदूर से कबल भी मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दरमियान 7 मई को मुल्क के बेशतर अजला में मॉक ड्रिल का ऐलान किया था, लेकिन अचानक 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई कर दी थी और भारत के सरहदी इलाकों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी अलर्ट पर है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हर ज़िले के अंदर इंतज़ामिया ये भी बता रही है कि ये एक तरह से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अमल है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ना अफवाहों पर कान धरने की ज़रूरत है। इधर मॉक ड्रिल और अलर्ट के बीच जम्मू कश्मीर का एक और दौरा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का होने जा रहा है। इस दौरे की शुरुआत कल शाम से होगी। बाद से पैर जम्मू अमित शाह पहुंचेंगे और कल शाम आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मेदारान, पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और परसों सुबह जुमे के दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह पुंछ के लिए रवाना होंगे। दौरे से कबल जम्मू के अंदर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तैयारियां पहले से की जा रही थी, खासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से। और जम्मू के अंदर होने वाले इस दौरे से कबल तमाम इदारे हम आहंगी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जहां पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पहलगाम हमले के बाद सयाहत की दोबारा जिंदा करने की जो कोशिशें हैं या सयाहों को वापस वादी आने का मशवरा या फिर पैगामात दिए जा रहे हैं, उस दरमियान सलामती से मुतल्लिक भी बयानात दिए, क्योंकि मरकज़ी वज़ारत दाखिला जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर को, अमन कानून को या अमन अमान को
डायरेक्टली देखती है, बराह रास्त उस पर जिम्मेदारी है, इसलिए वज़ीर दाखिला का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। और इससे पहले वो 22 तारीख को पहलगाम में होने वाले हमले के चंद घंटों के बाद वापस वो लौटे थे और उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो पहले से की जा रही थी। और अब जब दौरे की तैयारियां की गई हैं तो बीजेपी की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि इस दौरे के हवाले से पहले से तैयारियां की जा रही थी। अलग अलग मकामात पर या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो प्रोग्राम पार्टी सतह पर होते थे, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सरकारी सतह पर दौरा है। ये तो पुरानी तस्वीरें जब दौरा पिछले दिनों हुआ था, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से आपको समझाएंगे कि अहम बातें क्या हैं जो दौरे के दौरान होंगी और जब ये दौरा होगा तो किस तरह की हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है। चूँकि ख़तरा अभी भी बरकरार है, ऐसे भी इम्कानात हैं कि सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश हो रही है। गुज़श्ता रोज़ मैंने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि अमन व अमान को ख़राब करने के लिए और जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने की कोशिशें फिर से दहशतगर्द ग्रुप कर रहे हैं। BSF ने इस बात की तस्दीक की। अमित शाह का ये जो दौरा है, कल शाम वो यहाँ पहुँचेंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे, जम्मू में उनका क़याम होगा और जुमेरात को जब ये दौरा होगा तो इसके बाद वो वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जायज़ा मीटिंग की सदारत करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि जम्मू के अंदर, इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू के अंदर होने वाली मीटिंग में जहां पर सीनियर अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसी की जो जिम्मेदारान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो हम आहंगी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जायज़ा इजलास है और सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा रोल है क्योंकि वो मरकज़ के डायरेक्टली नुमाइंदे भी हैं। फौज, नीम फौजी दस्ते या CRPF, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस इजलास में शामिल होंगी जिसकी तस्दीक की जा रही है। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू खिते की जो अंदरूनी सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल, उसका जायज़ा तफसीली तौर पर लिया जाएगा और अफसरान इस सिलसिले में अमित शाह को ब्रीफ करेंगे। आपको याद दिलाते चले कि इसी साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी और ये इस बार की यात्रा, उसके लिए भी अमरनाथ यात्रा की जो सिक्योरिटी है उस पर भी तबादला ख्याल होगा। ये जानकारी जो है वो सरकारी ज़राए दे रहे हैं। कल होने वाले इजलास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु हैं या जो अकीदतमंद हैं उनकी हिफाजत के लिए इकदामात पर जोर दिया जाएगा। एजेंसियां कैसे काम करेंगी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश होगी और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होगा सिक्योरिटी सिचुएशन में, जहां ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी होगी। क्लोज सर्किट टेलीविजन्स भी अलग अलग मकामात पर शाहराहों से लेकर बेस कैंप्स तक लगेंगे, इस पर बात होगी। मुकद्दस गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, दोनों पर मोहतात रहने पर जोर दिया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां कैसे काम करेंगी इसकी हिकमत अमली बनेंगी और इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं कि यात्रा एक बेहतरीन माहौल में हो। तमाम वो श्रद्धालु, तमाम अकीदतमंद जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा या इसगार का रुख करेंगे, उनको अच्छा माहौल फराहम किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि कसीर सतही ग्रिड में शामिल है, मरकजी नीम फौजी दस्ते हैं यानी CRPF है, बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा जो SSB है वो अपना किरदार इस बार भी अदा करेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल होने का मतलब यह है कि सलामती सूरत हाल जिसकी जिम्मेदारी मरकज़ पर है, बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात के खिलाफ हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस हवाले से भी तबादला ख्याल कल के इजलास में होगा। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद दरअंदाजी यानी जो दहशतगर्दी के खिलाफ और जो सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी है उसके खिलाफ इकदाम क्या होंगे, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के अंदर खुसूसी नज़र है। जो इंटीरियर बेल्ट्स के अंदर जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का रिवाइवल हुआ है, कैसे खात्मा किया जाए और हमलों से बचा जाए, इसकी कोशिश होगी। और सिक्योरिटी इदारों और सिविल इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी हो, कोऑर्डिनेशन हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश होगी। अमित शाह जुमे की सुबह इस मीटिंग के बाद रात को यहाँ ठहरने के बाद पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ जख्मियों की इयादत करेंगे, जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात करेंगे और नुकसानात का जायज़ा लिया जाएगा। शहर पुंछ के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, गोलाबारी से सबसे ज़्यादा नुकसान जिन अजला के अंदर हुआ उनमें पुंछ सर फहरिस्त था। ये पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। आगे भी इस पर नज़र इसलिए रहेगी क्योंकि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके में इस तरह का 1 महीने के दौरान उनका दूसरा दौरा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा है, जिस पर सबकी नज़रें इस बात पर भी हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार क्या कर रही है या दीगर जगहों पर, ख़ास तौर से उन इलाकों के अंदर जहां सबसे ज़्यादा इकदामात की ज़रूरत थी
और जम्मू कश्मीर सरकार या सिविल इंतजामिया जो अलग अलग आपको सरगर्म नजर आएगी, लेकिन बुनियादी मकसद कि डर और खौफ या भय का माहौल खत्म किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग भी इंपॉर्टेंट और जम्मू कश्मीर सरकार के इकदाम भी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम के बाद आज गुलमर्ग में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहत को दोबारा फरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। और इस बीच वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को भी हिदायत दी कि वो स्कूलों और कॉलेजों को गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मकामात की सैर व तफरीह के लिए जाने की तरगीब दें, ताकि मामूलाती ज़िंदगी की बहाली का तासुर पैदा हो। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कई सयाहती मकामात पर ताहाल पाबंदियाँ आयद हैं, इन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। उनके मुताबिक अगर हम वाकई सयाहत को दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो हमें इन पाबंदियों पर मरहलावार नज़रसानी करनी होगी। मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हकीकत यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर सिक्योरिटी और अमनो अमान मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है और मरकजी हुकूमत, राजभवन और जम्मू कश्मीर की अवामी मुंतखब हुकूमत तीनों मिलकर काम करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है। उनके मुताबिक यहाँ 3 सेट पावर सेंटर्स हैं जिनको आपस में ताउन करने की ज़रूरत है, ताकि ये बात यकीनी बन सके कि यहाँ चीज़ें आसानी से चले। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सयाहों की सिक्योरिटी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरा अख्तियार में है। मुंतखब हुकूमत और राजभवन को इस बात की ज़रूरत है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मिलकर काम करें, ताकि जो 22 अप्रैल को हुआ वो दोबारा ना हो। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कश्मीर के सयाहती मकामात को मकामी तौर पर फ़रोग देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इससे पहले कि मुल्क भर से सयाहों का यहाँ आना शुरू हो सके। It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made. That the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर शहर श्रीनगर से, जहां पर एक बड़े अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और श्रीनगर में एक मरीज की मौत के बाद जिसने अवामी गम गुस्से को जन्म दिया था, चीफ मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ की जानिब से पारस अस्पताल के कई डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को या अमले को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि 2 दिन से आप देख रहे थे इस अस्पताल के खिलाफ ज़बरदस्त गम गुस्सा आवाम में था, नाराज़गी थी और इंतज़ामिया पर भी दबाव था कि वो किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़े। और इस वक्त खबर यह है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की जानिब से बाकायदा इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया है और ये कार्रवाई जो मौजूदा वक्त में इंक्वायरी चल रही है उसके नताइज तक जो हैं इस वो की गई है। और मुतवफ़ी जिसकी शनाख्त वसीम अहमद पठान के नाम से हुई थी, मुबैना तौर पर अस्पताल के अंदर जो है ऐसे हालात में इंतकाल कर गया था जहां अस्पताल पर अहले खाना की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे और मकामी शहरियों की जानिब से भी अस्पताल के बाहर एहतजाज किया गया था। और वक्तन फ़वक्तन ये वो सरकारी इदारा गैर सरकारी इदारा है जिस पर कई बार संगीन इल्ज़ामात और इलाज के दौरान मुबैना लापरवाही के इल्ज़ामात लगे हैं, जहाँ कई लोगों की जानें गई हैं। इमरान नाइको हमारे साथ हैं। इमरान, ये एक बड़ी कार्रवाई अपने आप में, और क्या इंतज़ामिया की जानिब से ये पैगाम देने की भी कोशिश हुई है कि सरकारी हो या कोई निजी इदारा हो, जहां पर भी लापरवाही की तस्दीक होगी कार्रवाई सख्ती के साथ होगी, यानी तिब्बी गफलत कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होगी? देखिए आसिफ साहब, बिल्कुल इस चीज की जो है जरूरत भी है और लोग इस चीज को पॉजिटिव भी देखते हैं और सरकार के इस इकदाम को सराहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वाकयात कश्मीर वैली में रोनमा हो रहे हैं और ये पहला वाकया पारस अस्पताल के अंदर नहीं हुआ है, इससे पहले भी यहाँ इस तरीके के वाकयात हुए हैं जब मरीज की मुबैना तिबी गफलत के बाइस मौत हुई है। और उस सिलसिले में भी हमने देखा
एहतजाज इससे पहले भी हुए, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे इस तरीके के वाकयात, मेडिकल नेग्लिजेंस हुई, कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एक टीम बनाई जा रही है, एक्शन होगा, लेकिन बाद में टीम तो बनाई जाती है लेकिन उसका रिपोर्ट सामने नहीं आता, एक्शन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जी। बहरकैफ आज जो श्रीनगर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने जो कार्रवाई किया, आपको याद होगा कि जिस दिन ये पार्स अस्पताल के अंदर मसला हुआ था, जब ये मुबैना तिब्बी गफलत के 22 मरीज की मौत वाकया हुई थी, उसके बाद जो एहतजाजी धरना हुआ था, और जो लवाई केन है, जो फैमिली है उस नौजवान की जिसकी मौत वहां पे हुई थी, और उसके बाद हमने भी सीएमओ से बात की थी और उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस पर इंक्वायरी जो है की जाएगी, और ज़ेडएमओ को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो फिलहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें। तो बहरकैफ देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल मुअत्तल शुदगान जो डॉक्टर्स हैं, 8 डॉक्टरों और तिबी अमले को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है, जिनमें डॉक्टर शेख जहूर अहमद, डॉक्टर शाह नवीद, एनेस्थिस्ट डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर सईद दाऊद, डॉक्टर खावर, ऑपरेटिंग थिएटर के टेक्नीशियन, आईसीयू इंचार्ज और नर्स एक इंशा नाम की शामिल है। और सीएमओ के मुताबिक इन तमाम अफराद को इंक्वायरी कमेटी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई और हुक्म की खिलाफवर्जी की सूरत पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये मामला जो है उस वक्त सामने आया था जब वसीम अहमद पठान नामी मरीज की मौत पर इसके अहल खाना और मकामी लोगों ने अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज किया था, और मुजाहिरीन अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इलाज पर मुनासिब तवज्जो देने के बजाय माली मुनाफिद को तरजीह दी। तो बहरकैफ एक अच्छी कार्रवाई है, और हम उम्मीद करेंगे कि एक तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, तिबी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और एक ऐसा पैगाम दीगर जो अस्पताल हैं, जो निजी अस्पतालों की मैं स्पेशली बात करता हूं, कि उनके खिलाफ ये एक पैगाम जाना चाहिए कि इस तरीके की जो गफलत है उसको बिल्कुल या कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये वाकयात इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये जो अब कार्रवाई अमल में लाई है चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, हम उम्मीद करेंगे कि इससे बाकी जो अस्पताल है वो भी सबक सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे उस इदारे की बात जिस पर गुज़श्ता रोज़ या पिछले 3 दिन से ज़बरदस्त हंगामा हुआ और इस अस्पताल को बंद तक करने की बातें कही गई। बहरहाल वो फैसला भी इंतज़ामिया ने लेना है, लेकिन तहकीकाती अमल में इब्तदाई जो मालूमात है कि 8 पेशावर डॉक्टर्स, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे, पारस अस्पताल श्रीनगर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुअत्तल करने का हुक्म जारी हुआ है। कार्रवाई जारी है, इंक्वायरी चल रही है। जब नताइज सामने आएंगे तो शायद उसके बाद कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन तिब्बी गफलत का इल्ज़ाम पूरे अमले पर लगा था। मरीज़ की मौत के बाद लवाहिकीन ने एहतजाज किया था, तहकीकात उसी वक्त शुरू हो गई थी और अब जाकर ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी है। इधर दूसरी जानिब SIA रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से भी कार्रवाई की गई है और अब एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है जो मंशियात में मुलव्विस था और एक केस में गुज़िश्ता 2 बरसों से मफरूर था, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। SIA कश्मीर ने आज इस बात की तस्दीक की कि इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल रशीद मीर, जो सोपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जो अमरगढ़ सोपोर का रिहायशी है, पिछले 2 बरसों से मफरूर था। मुलजिम वादी कश्मीर में काम करने वाले सरहद पार से नार्को टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। पुलिस बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है। मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा या LET के दहशतगर्द या जो उनके साथी हैं, उनके कारिंदे हैं, उनके जरिए मंशियात और छोटे हथियार सरहद पार से सोपुर कस्बे में स्मगल करने का इल्ज़ाम इस पर है। पूरी वादी में नौजवानों के दरमियान ये तकसीम करने या स्मगलिंग के बाद नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह करने का इल्ज़ाम अब्दुल रशीद मीर पर लगा है। केस की तहकीकात के दौरान FIR नंबर 19/2022 अब तक SIA कश्मीर के जरिए नार्को टेरर मॉड्यूल के 8 अरकान को गिरफ्तार किया जा चुका है और बयान में मजीद वजाहत की गई है कि अब्दुल रशीद मीर की गिरफ्तारी को सरहद पार से मंशियात की दहशतगर्दी के कारिंदों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा, जो न सिर्फ नौजवानों में मंशियात को फरोग देता है बल्कि इससे हासिल होने वाली रकम को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दहशतगर्दी को हवा देने के लिए या उस इको सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसने हज़ारों नौजवानों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन और बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं या कई बच्चों को यतीम किया है।
हुकूमत की जानिब से सरहदी जिला पुंछ के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी देहात में पुख्ता बंकर तामीर किए गए थे ताकि गोलाबारी के दौरान लोग इनके अंदर महफूज रह सकें। ताहम करमाड़ा और आसपास के इलाकों में, बिलखुसूस करमाड़ा गांव में जो पाकिस्तान से महज 500 मीटर की दूरी पर वाक़ है, कई ऐसे बंकर बनाए गए हैं जिनमें दाखिल होने से इस वक्त गाँव के लोग खौफजदा हो रहे हैं। बंकर अब टूटने के करीब है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि बंकरों की तामीर में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया, ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से बंकर अब महफूज नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन बंकरों को हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से तामीर किया गया था वो अब खुद ख़तरे का सबब बनते जा रहे हैं। गाँव वालों ने एक बार फिर से हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान तकरीबन 40 लोग एक बंकर के अंदर थे, उस वक्त के मनाजिर जो उन्होंने अपनी आंखों में कैद किए, उस हवाले से भी बात की। ताहम हुकूमत या ज़िम्मेदारान इदारों और बिलखुसूस मुतल्लिका महकमे से अपील की कि मुतासरा इलाकों के अंदर बंकरों की तामीर को जल्दी से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि लोग मज़ीद मुतासर ना हो और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तब हमने महकमा वालों को 2-3 बार कंप्लेंट की कि ठेकेदार को कम से कम टाइट किया जाए, इसको पूछें कैसा मटेरियल लगा रहा है ये। तो यहाँ पे डब्ल्यू इम्तियाज साहब भी एक बार मौके पे आए, उन्होंने बोला हम ठीक काम करेंगे, लेकिन किसी के कान तक जून तक नहीं रहेंगे साहब, कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ अच्छा तरीके से। आज जब बंकर ये इन्होंने बना लिया, इसका बाथरूम, टैंकी और दरे दरवाजे बिल्कुल इन कंप्लेंट है ही नहीं, यहाँ पे मौजूद ही लगाए नहीं है, बिजली का काम नहीं हुआ। उसके बावजूद मटेरियल इतना सारे उन्होंने मजबूत लगाया है। शेल मार्टर का भी छोटा शेल गिरा है साइड पे, तो अंदर कितना मलबा गिरा वो आपने खुद देखा अपनी आंखों से। उस दिन जब फायर हुआ इसके अंदर कम से कम 40 आदमी के आसपास थे। अगर उस दिन वो शेल इसके ऊपर गिरता तो यकीनन यहाँ पे 40 कैजुअलिटी के आसपास जाती, क्योंकि छत नहीं पूरा अंदर गिर जाना था सर। मेरी आपका मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ बगैर बुलाने के हमारी मुश्किलात को सुनने आए। आपके माध्यम से मैं आला काम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले नए बंकर तो आप जितने बनाएंगे हमें खुशी की बात है, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा बंकर दिए जाए यहाँ पे। उसके बाद जो पुराने बंकर बनाए इनको कम से कम रिपेयर किया जाए। 7-8 लाख रुपए अगर खर्चा किया, इसको कम से कम इतना काबिल तो बनाए, इसमें कुछ रहने के लिए काबिल बनाए। बैंकर को लेके यही कहना चाहते हैं सर, जिस दिन शेलिंग स्टार्ट हुई हम 40 से 45 बंदे के बीच में इस बैंकर के अंदर ठहरे हुए थे सर, और साइड में शेल पड़ा। बैंकर की इतनी बदतर से बदतर हालात होगी, अगर ऊपर पड़ता तो सर शायद हम में से कोई भी नहीं बचता सर। ये बंकर इतना इनकम्प्लीट है, इसका वॉशरूम नहीं है सर, दरे दरवाजे नहीं लगे हुए। ये जो मटेरियल है बताया था सर आपको, हाथ से मतलब गिर रहा है, तो शेल को कैसे रोक पाएगा सर। यही सरकार से अपील है कि इस बैंकर का कुछ ना कुछ किया जाए। बॉर्डर यहाँ से 500 मीटर दूर की दूरी पे बॉर्डर है सर, कभी भी फायर स्टार्ट हो सकता है। भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और बैंकर है दूर दूर। बम लगा, हम पूरे इसके बीच थे, और ये ऐसे हिला कि खुदा ना खास्ता अगर एक और लगता तो ये हम सारे आदमी इसके नीचे आ जाते। ये सरोसर हमारे साथ धोखा किया। गवर्नमेंट ने तो दे दिया मगर बनाने वालों ने कुछ नहीं किया इसके लिए। देखो ना, बैंकर तो गवर्नमेंट ने हमें दिए थे, लेकिन बनाने वालों ने हमारी जान की रक्षा करने के बजाय दुश्मनी की है। आपके सामने देख रहे हैं कि हाथ से मसाला इसका बुरता है, तो इसमें तो अगर बने तो साफ धोखा है। एक धोखा तो ये है कि हर 10 में से कोई एक होगा, वो भी किसी बड़े आदमी का। यहाँ छोटे हैं वहाँ ठेकेदारों ने कमाई की, PWD यही जो जितने भी महकमे हैं उन्होंने इस कमाई किया है। लोकल लीडर जो हैं उन्होंने, पंच सरपंच, उन्होंने कमाई किया इससे, और ये हमारे पूरी अवाम के साथ धोखा हुआ है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDM करना जफर अहमद लोन की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगधार में आज एक सिविल डिफेंस का बुनियादी तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में समाज के तमाम तबकात बशमूल ब्लॉक टंगधार और टीटवाल के तमाम देहातों जैसे साबिक सरपंचों, लंबरदारों और चौकीदारों के नुमाइंदों की वसी शिरकत देखने को मिली। इस तकरीब में तहसील इंतजामिया बशमूल तहसीलदार करना, नायब तहसीलदार और मुतल्लिका पटवारियों के फ़ाल शमूलियत भी देखने को मिली, जो कि निचली सतह पर आफात समावी से निपटने के लिए तैयारी को मजबूती करने के लिए इंतजामिया के अज़्म की अक्कासी करती है। और इस बीच कुदरती तूफ़ान या फिर आफात समावी के अलावा सरहद पार से होने वाली शदीद किस्म की बमबारी और गोलाबारी की ऐसी सूरत हाल में भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से लोगों को बेदार किया जा रहा है। DDC टंगधार में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम को प्रिंसिपल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद वानी ने कॉलेज के अमले और तलबा के साथ ताउन किया, जिन्होंने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और इसके कामयाब नफाज में भी ताउन रहा।
इस क्लास में, क्योंकि उनका काम होता है आम लोगों और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल कराना। कभी कहीं कुछ होगा, वार्डन फोन करेगा यहाँ पे इस तरीके से कोई डिजास्टर आया, किस टाइप का डिजास्टर है, वो आगे हम चलेंगे। दूसरी सर्विस होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस। जब भी कोई अल्लाह माफ करे कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के जरिए आगाह किया जाता है, टेलीफोन के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, मोबाइल के जरिए, या शेलिंग होने वाली है या कोई डिजास्टर आने वाला है, फ्लड आने वाला है। पुंछ के झुलास गांव में शदीद आंधी से कई मकानात की छतें उड़ गई। चमन लाल जो एक मकामी रिहायशी, उनके मकान को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे खानदान बेबस नजर आ रहा है। जिनके मुताबिक 4 माह बाद उनकी बेटी की शादी थी और एक बार फिर से खानदान मायूसी के आलम में डूबा है। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह पुंछ में कल देर शाम आई शदीद आंधी या तूफान ने कई मकानात को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान गांव झुलास के अंदर हुआ है, जहां दीगर कई मकानात को भी नुकसान पहुंचने की तस्दीक मकामी इंतजामिया ने की है। इनमें गरीब ख़ानदान जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, चमनलाल शर्मा का मकान भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 3 कमरों की टीन से बनी छत उनकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। घर में रखा लाखों रुपए का सामान भी तबाह हो चुका है। चमनलाल के मकान को इससे पहले भी पाकिस्तानी गोलाबारी से नुकसान पहुंचा था और एक बार फिर से कुदरत की इस मार ने चमनलाल को मुतासिर किया, जिन्होंने इंतज़ामिया से नुकसान का तखमीना लगाकर फौरी तौर पर इमदाद की अपील की है। चमनलाल जी कहाँ के रहने हैं? मैं जलास के 6 नंबर वार्ड। ये तूफान से तूफान आ गया बहुत ज़्यादा, कुछ समझ ही नहीं आई। 6:30 का टाइम था, बैठे थे अंदर तो बस तूफान आना शुरू हो गया, एकदम भागने शुरू हो गए। तो वहाँ लड़के का मकान था, उसमें बढ़ के मैं चलो उसमें अंदर जाओ, अंदर तक चले गई। यहाँ से भी इसके जितनी टीम थी सब उड़ के उसके अंदर चली गई। तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो क्या गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि चलो कोई मदद कर दे तो ठीक है, नहीं तो क्या कह सकते हैं। हाँ 4 महीने के बाद शादी है। चलो जी जो गवर्नमेंट को मदद कर सकती है उनकी। मेरा नाम निशा, हम जलास के बॉर्डर इलाके में रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ? बस यही, पहले इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े की वजह से, गोला बारूद की वजह से भी हम बहुत परेशान रहे। हमारे घर में भी इधर गोले पड़ते रहे। तो अब आपको पता है कि जैसे सारा माहौल हिला हुआ है, सारा काम काज भी हम नॉर्मल काम काज ही करते हैं, दुकान करते हैं। तो अब ये रात को तूफान आया, इसकी वजह से हमारा सारा घर डैमेज हो गया, सारा छत टूट गया। अब 4 महीने बाद हमारी ननद की शादी है, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कुछ थोड़ी सी मदद करे ताकि हम। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीज़न के ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के 209 मुलाजमीन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर मुबारकबाद दी जा रही है और उनकी हौसला अफजाई की गई। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से खुसूसी ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चलाई गई और कमर्शियल डिपार्टमेंट ने कशीदा सूरत हाल के दौरान मुसाफिरों को बहिफाजत उनकी मंजिलों या घरों तक पहुँचाने में मदद की। दोनों महकमों के मुलाजमीन ने मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियात का खास ख्याल रखा और बाहर से आने वाले मुसाफिरों या यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद की। ये तमाम मुलाजमीन या मेंबर्स उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पार से हमले भी हुए, लेकिन खुद की जान खतरे में डालकर इन तमाम लोगों ने रेलवे सर्विसेज को कंटिन्यू किया और यात्रियों को जम्मू से अपने अपने घर पहुंचाया। इन तमाम लोगों की हौसला अफजाई आज महकमे की जानिब से की गई। मुतलका अफसरान से भी गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने बात की। इस खास रिपोर्ट के साथ शिल्पा शर्मा। उत्तरी रेलवे के जम्मू संभाग के ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के करीबन 209 रेलवे कर्मचारियों को फैसिलिटेट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कर्मचारियों ने बेहतरीन काम किया। उस दौरान कई सारी स्पेशल ट्रेन को भी जो है वो संचालित किया गया, जहां पर ऑपरेटिंग का काम करना और साथ ही साथ उन यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना इन कर्मचारियों के द्वारा जो है, यानी कि उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो हार्ड वर्क किया गया और इन्हें जो है वो फैसिलिटेट किया गया। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो इन कर्मचारियों ने बेहद ही बेहतरीन काम किया है। स्पेशल ट्रेन को भी जो है उस दौरान संचालित किया गया था आपके द्वारा, रेलवे के द्वारा उन्हें जो है वो फैसिलिटेट किया गया है। किस तरीके से? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो टाइम था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक रेलवेज के पास में एक यूनिक चैलेंज था
कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को हमें मूव करना है और सेफ ट्रेन ऑपरेशंस हमें करते रहना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कमर्शियल बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक, और जो ऑपरेटिंग था क्योंकि वो ट्रेन संचालन से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि कैसे हम ट्रेन्स को ऑरिजिनेट करें राइट टाइम, और अपनी पर्सनल सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी को देखते हुए सब कुछ बैलेंस बना के आपको अपना वर्क भी अफेक्ट नहीं होने देना। तो ऐसे में और एक्स्ट्रा ट्रेन्स और एक्स्ट्रा कोचेज़ हम हर ट्रेन में जिसमें भी पॉसिबल था उसमें प्लान कर रहे थे। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हमने कुछ सिलेक्ट किए जो कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल के, जो कि लगभग 200 से ऊपर एम्प्लॉयज़ थे, जिनको कि हमने कल फेलिसिटेट किया गया बाय गिविंग देम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स। कि इन 209 कर्मचारियों को उस दौरान सिलेक्ट किया गया था कि कौन जो है वो ये पूरी तरीके से काम जो देखिए, काम तो जो जम्मू डिवीज़न में जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं सबने अपना काम दिया, सबने अपना बेस्ट दिया, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह थी, ऐसी डिप्लॉयमेंट थी, ऐसे मैन पावर की डिमांड थी कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी से, जो रूटीन ड्यूटी से बढ़कर काम किया, तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ को हमने फेलिसिटेट किया है। लेकिन ओवरऑल जो ये नहीं है कि जिन एम्प्लॉयज़ को फेलिसिटेट नहीं हुए तो उन्होंने काम नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं है। उन एम्प्लॉयज़ ने सबने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनको कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया, तो अपनी रूटीन ड्यूटी से ज़्यादा काम किया, तो उनको हमने सिंदूर के दौरान एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई। यस, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ट्रेन ऑपरेशंस था एक अलग चैलेंज था, और इस टाइम पे कि कैसे आपको ट्रेन्स का मूवमेंट कंट्रोल करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली आफ्टर इवनिंग जो ट्रेन ऑपरेशंस था एक यूनिक चैलेंज बन जाता था। तो उसके अंदर नाइट ड्यूटीज़ सारी स्टाफ की लगा के जो चीज़ प्लान करी गई, प्लानिंग पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस सबको जो जम्मू डिवीज़न ने जो किया, इसके लिए स्टाफ को रिकॉग्नाइज किया गया। हर एक विभाग के लिए उस दौरान बहुत बड़ा चैलेंज था। रेलवे के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस चैलेंज से जो है वो पूरी तरीके से निपटना, कितना रेलवे ने जवाब दिया? देखिए, रेलवेज का हमेशा से वो रहा है मोटो के सेफ्टी फर्स्ट एंड देन पंक्चुअलिटी। तो रेलवेज अपने मोटो के हिसाब से ही काम किया कि सेफ ट्रेन ऑपरेशंस चलें और पंक्चुअल ट्रेन ऑपरेशंस चलें, ताकि जो लोग जो जाना चाहते हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। और ऐसे में जो भी भारतीय रेलवे जो कर सकता था, जो भी सुविधाएं मुहैया करा सकता था लोगों को, वो कराता रहा है, और आगे भी कभी ऐसा कोई चैलेंज आया या कुछ आया तो भारतीय रेल उसके लिए तैयार है। दोस्तों से बातचीत करने के लिए देखिए 209 रेलवे के कर्मचारी हैं जो कि ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के यानी कि ये विभाग से ताल्लुक रखते हैं, और इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके द्वारा बेहतरीन काम किया। हालांकि दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी बेहतरीन काम किया गया, लेकिन ये 209 वो कर्मचारी हैं, वो रेलवे कर्मचारी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरीके से ईमानदारी और हार्ड वर्क इसमें जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बाबा नगरी वांगत कंगन से खास प्रोग्राम, जहां पर उर्स पाक की तैयारियां चल रही हैं, और इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची। बाबा नगरी वांगत कंगन के अंदर हज़रत जो बशीर अहमद लारवी साहब का भी उर्स जो कि एक अलग तारीख पर होता है, कियानवी साहब का उर्स एक अलग तारीख पर होता है, लेकिन तैयारियां उर्स से पहले किस तरह की हैं, मुंतज़मीन क्या कुछ कहते हैं, और ईद भी करीब करीब है, तो उस हिसाब से ही फ़ैसला मुंतज़मीन ले सकते हैं। मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब की जानिब से गुलिस्तान न्यूज़ से बात की गई। ख़ास प्रोग्राम देखिएगा ब्रेक के उस पार।